Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic indices end the last trading day of the financial year 2024-25 with modest losses. Sensex drops over 190 points. Nifty closes at 23,519. Cabinet approves the electronics component manufacturing scheme for boosting manufacturing of electronic goods in India and making the country Atmanirbhar in the electronic supply chain. And India's foreign exchange reserves rise by $4.5 billion to over $658 billion during the last week. वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी कारोबारी सत्र में घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 190 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 23,519 दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना की मंजूरी दी। और देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कारोबारी सप्ताह में 4 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़ा, 658 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार की खबर, जहां आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और वित्त वर्ष 2024-25 का आखिरी कारोबारी सत्र घाटे के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में रहे। हालांकि कुछ समय के लिए बाजार प्रमुख सूचकांक ऊपर भी आए थे, लेकिन आखिरकार बिकवाली के दबाव में नीचे फिसलकर बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 192 अंक घटकर 77,415 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 73 अंक टूटकर 23,519 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां भी बिकवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% नीचे आ गया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की कमी आई। Benchmark domestic equity indices ended the last trading day of the financial year 2024-25 with modest losses amid weak global cues. The 30-share index of the BSE Sensex dropped 192 points to close at 77,415. The NSE Nifty 50 lost 73 points to settle at 23,519. The broader market indices at the BSE also edged down. The mid-cap index fell over 0.6% and the small-cap index slipped over 0.3%. In the Sensex pack, 19 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, IndusInd Bank declined over 3.5%, Mahindra & Mahindra slipped over 2.4%, HCL Tech lost 2.2%. Conversely, among the top gainers, Kotak Mahindra Bank rose over 1.8%, Hindustan Unilever increased 1% and ICICI Bank gained over 0.8%. In the sectoral indices, the BSE, 18 out of the 21 sectors logged losses. Among the top laggards, focused IT fell over 1.8%, information technology slipped more than 1.7% and realty lost over 1.4%. In the top gainers, FMCG gained over 0.6% and Bankex as well as oil and gas both added over 0.3% each. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,499 companies declined, 1,497 companies advanced and 123 remained unchanged. At the NSE, 36 companies hit their 52-week high while 312 companies hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 31 पैसे मजबूत हुआ, 85 रुपए 47 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.47 पर चल रहा था। एकेबी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। यदि हम पिछले 10 दिन को देखें तो कुल मिलाकर तेजी का क्रम अधिक रहा और 2 दिन हमने गिरावट देखी। कुल मिलाकर बाजार का आज का जो रुख रहा है वह क्या दर्शा रहा है? देखिए, वॉलेटिलिटी तो है। आपने सही कहा कि पिछले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी रिकवरी हुई मार्केट में जी। हालांकि अनसर्टेनिटी विश्व के बाजार में क्या होंगे, वो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का वातावरण तो बहुत ही था, काफ़ी था। पर तब भी मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल जो यूएस मार्केट में जो एक इंटरेस्ट रेट कम होने की जो एक इंडिकेशन आ रही थी, उससे और शायद इंडिया के ऊपर यूएस टैरिफ्स के इम्पैक्ट कैसे होंगे, उसके उतना ज़्यादा शायद इम्पैक्ट नहीं होगा, इसी के लिए मार्केट में रिकवरी हुई थी। पर आज की जो 190 पॉइंट्स की जो गिरावट आई है, वो मैं समझता हूँ मेनली जो यूएस टैरिफ ऑटो सेक्टर में जो आई है उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। पर एक बात आप को नोट करना होगा कि पिछले 2-3 जो सेशंस में, ट्रेडिंग सेशंस में, 2-3 क्या उससे ज़्यादा 4 सेशंस में जो बिकवाली, जो FII की बिकवाली जो थी वो बंद हो गई है और फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में अब खरीदने में जुटे हुए हैं। इसका एक ही मैं एक इशारा यही है कि शायद यूएस में जो एक पैसे लगाने की जो एक रुचि जो थी वो शायद थोड़ी बहुत ज़रा अनइंटरेस्टिंग हो गई है और इसीलिए वो शायद अपना पैसा फिर जो इंडियन मार्केट में लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी इंडियन मार्केट की ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक हैं। और अगर आप एक साल की अगर सेंसेक्स या निफ्टी की जो ग्रोथ देखें, एक साल की जो ग्रोथ है वो 5 या 6% की वृद्धि हुई है। पर पिछले जो काफ़ी जो एक जो गिरावट आई थी वो रिकवर करके एक साल में 5 से 6% की वृद्धि जो है वो जो आम जो निवेशक है उसके लिए थोड़ी बहुत एक राहत की बात कह सकते हैं हम। पर मेरा मानना ये है कि अगले जब तक अप्रैल 2 में ट्रंप साहब क्या करते हैं टैरिफ के बारे में और क्या अनसर्टेनिटी ग्लोबल विश्व बाजार में आती हैं, उसके ऊपर ये मार्केट अभी भी वॉलेटाइल रहेगा। और अभी भी भारत का मार्केट जो है वो नए ट्रिगर की एक उसके वेट में अभी भी है। नया ट्रिगर क्या होगा, जीडीपी नंबर होगा या अप्रैल जो 5 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में वो क्या करते हैं उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा। तो अगले 10 दिन के बाद शायद एक दूसरी तरह की ट्रेंड या कैसी ट्रेंड होगी वो हमें मालूम पड़ जाएगा। AKB, the auto component sector has been hit. 1% fall in the stock market today. If you look at the Nifty auto index, 25% tariff imposed on auto components. We saw auto ancillary being hit yesterday. What does this mean for India's exports from a macroeconomic point of view? $5.7 billion is a chunk for auto ancillary exports to the US alone. How do you see that being compensated? And also the demand from Trump is to relocate the factory units back to the US, and the estimated cost is $5 billion per factory, per location. Is that feasible? And how is the market looking at it from both points of view? Well, the market is not looking at it in a very reassuring way. It's very clear, which is why the auto index has fallen. India's total auto ancillary exports in a year is around $22 billion, out of which $6 billion is directed at the US. Now, much of it is probably come under attack if the tariffs get impacted.
I don't see any Indian automaker or ancillary maker relocating their factories in the US to overcome this tariff. So therefore, what we understand is that the auto ancillary makers in India are vigorously looking for alternative markets in Europe, in Southeast Asia, and in other parts of the country. So therefore, the auto industry cannot look for a US investment as an alternative, which is why the auto index has shown this nervousness. AKB, once again, another sector which is being hit by double whammy, which is IT. So there is this move by President Trump to curtail as much outsourced offshoring as possible, whether in the services or manufacturing. IT is obviously services. And the rupee today actually strengthened by 31 paise. Experts are citing that the US dollar index is going to weaken in the coming time. It's 104.47. It's come down from 108, 109 earlier. How do you see the prospect for IT? Because if you look at the weightage of Infosys and TCS, it's very high on the Sensex and Nifty. What would you advise investors? Well, the IT industry will remain uncertain going forward. It fell by 1.8% today. Yeah, so it will remain uncertain. That's number one. Number two is we do see a kind of a reset that is taking place with regard to IT. And the reset is happening at two levels. At one level, there are concerns over continued export of services to US and other markets from the IT companies. At another level, to what extent these IT companies can actually recoup that lost business through the global capability centers that are coming up in India. Whether those services get redirected to this GCC, they may not get captured through exports, but they may get captured through services rendered to the GCCs located in India. So, as I said, the reset is happening, and the stock market is reflecting that reset. Any reset has a corollary in terms of uncertainty, in terms of ups and downs, and that's why we are seeing this IT sector, the index, showing this volatility. एक भी यदि हम आम श्रोताओं की या कह लें कि जो हमारे छोटे निवेशक हुआ करते हैं उनकी अभी के माहौल में क्या उनका स्टांस रहना चाहिए, क्या रुख रहना चाहिए, उस पर क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजार में अनिश्चितता है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो तेजी आई है उसमें बहुत सारे ऐसे निवेशक हो सकते हैं जो बाद में ही घटने पर जिन्होंने एंटर किया और उन्हें अभी मुनाफा दिख रहा और देखिए, सही कहा आपने, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो मैं समझता हूँ कि जो SIP जो रूट जो है वो ट्रस्टेड एंड ट्राइड सेक्टर है, वो SIP में जुटे रह सकते हैं, बट उनमें भी मैं समझता हूँ कि जो लार्ज कैप जो लार्ज कंपनियां हैं, जो रिलायबल बड़ी बड़ी कंपनियां, स्पेशली जो कंज्यूमर गुड्स या FMCG या इंजीनियरिंग, स्टील, ऐसे कंपनियों को ऊपर वो आप उनका भरोसा हो सकता है. पर अगर आपकी शॉर्ट टर्म अप्रोच है तो आपको शॉर्ट टर्म अप्रोच में आपको स्टॉक स्पेसिफिक में डील्स का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है, पर ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो कंपनियां अभी भी अच्छा कर रही हैं क्योंकि उनकी मार्केट, उनकी परफॉर्मेंस अभी भी ठीक से चल रही है. तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप शॉर्ट टर्म हैं और अगर लॉन्ग टर्म है तो आप SIP रूट से आप उसमें रख सकते हैं. What is the futures and options market telling you? Every Tuesday and Thursday we get to see these figures. What's the open interest on put and call on the indices? The Nifty indices, we saw the markets go up sharply once again by institutional buying, domestic institutional investors. How do you see the behavior in the F&O market in terms of how the Nifty is going to behave? The derivatives reflect the uncertainty. Derivatives reflect that the market in the medium term will remain very, very volatile. But in the long run, which is 6 months to 1 year, it shows a certain strength.
which is influenced by various reports, particularly the JP Morgan report, and which shows that the Indian stock markets will continue to remain bullish over a period of 1 to 2 years. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली का दौर देखने को मिला। बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% घाटे में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.8% की कमी आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 0.6% नीचे चले गए। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.23% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतिम रिपोर्ट आने तक अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.4% से अधिक नीचे था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.5% की कमी दिख रही थी। उधर लंदन का FTSE 100 भी 0.1% से अधिक नीचे था। यानी कुल मिलाकर नरमी का ही माहौल वहां भी देखने को मिला। Moving on to the US stock market, US stocks ended lower on Thursday as investors grappled with US President Donald Trump's latest trade tariff announcement that hit shares of American multinational automobile manufacturers. Nasdaq Composite lost over 0.5%. Dow Jones Industrial Average ended 0.37% down, and S&P 500 slipped 0.33%. On the U.S. economic data front, data from the Bureau of Economic Analysis under Department of Commerce showed that the country's GDP advanced at a 2.4% annualized rate in the fourth quarter of 2024, the October to December period, slightly up from the previous estimate of 2.3%. As per the data, the Federal Reserve's preferred inflation metric, the Personal Consumption Expenditure Price Index, excluding food and energy, was revised down to 2.6%. Investors are now bracing for a wave of reciprocal tariffs Donald Trump plans to unveil on next Wednesday, although the president has hinted there may be room for flexibility. AKB, the US has been on the forefront as far as news is concerned. 2.4% in the final quarter of the 2024 calendar year. But what about this quarter, the January, February, March quarter? How do you see that panning out, and the next quarter, because now the tariffs would kick in from April the 2nd. Reciprocal tariffs are going to be hitting the economy hard. How do you see their exports and their employment figures panning out? The first quarter will reflect some of the uncertainties and the volatility that you have seen since Mr. Trump came to power. But the real economy. I'm talking about the real economy. Now, there are two things that you need to be mindful of. One is the earlier expectation of a Fed cut in the policy rate by 50 basis points during the entire year. The second point that you need to be mindful of is the possibility of inflation rising along with GDP growth that you talked about, referred to, slowing down. Now, if all these things happen, inflation goes up, GDP growth comes down, I don't think that probably the pressure on interest rate cut will be less because inflation will be high. So if that happens, then I would say all bets are off with regard to whether more money comes into here or expect uncertainty and volatility to last for the next couple of quarters in the US, and which undoubtedly will have an impact on the Indian markets. So we don't have anything on food and energy yet. It's excluding those figures. A lot of the oil that the US imports is from Canada as well. Geopolitically, Canada has now said openly that they are in a trade war and all bets are off. There's a Canada election taking place end of April. That will once again introduce a new element of uncertainty, whether Mr. Carney's party comes back to power because he's asking for kind of a support from the electorate, which gives him the power to take decisions and reciprocate the Trump moves. So there are a lot of uncertainties in the offing. Actually, they're destocking American goods as well. The Inflation Reduction Act by President Biden was all aimed at industry, including
conductors as well. Does the US have the sufficient resources to reindustrialize themselves to be Atmanirbhar in their own terms? Because food is not being considered here in the inflation basket. How do you see the inflation figures? You know, the economic policies are being rewritten, so you do not know that the new terms are being framed. But I have a feeling that the inflation will definitely go up. And inflation, if it goes up, then the outlook on the interest rate trajectory to be followed by the Fed Reserve will have to undergo some change. Let's move on to one of the most important stories today. The government today approved the Electronic Components Manufacturing Scheme to boost the manufacturing of electronic goods in the country and strengthen the electronic supply chain. Briefing the media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said electronics production has grown 5 times with a rate of 17% compound annual growth rate, while electronics exports witnessed a growth of 20% compound annual growth rate in these years. He added that electronics manufacturing has generated 25 lakhs jobs in the country in the last 10 years. The minister said funding worth over 22,000 crore rupees will be provided for the electronics component manufacturing scheme. Mr. Vaishnaw also informed the cabinet has approved the inclusion of the Kosi Michi intra-state link project of Bihar under the Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana Accelerated Irrigations Benefits Program. The minister said the project will provide over 210,000 hectares additional annual irrigation in the Kharif season in Araria, Purnia, Kishanganj and Katihar districts of Bihar. Mr. Vaishnaw said the government has also approved a nutrient-based subsidy rates for Kharif 2025 on phosphatic and potassic fertilizers to ensure affordable, subsidized and reasonable fertilizers to the farmers. 5 announcements have been made by the Union Cabinet. Electronics components manufacturing has garnered the most amount of attention under the PLI scheme, and they're also linking it to employment being generated in the electronics sector. 91,600 new jobs are likely to be added. How do you see this in terms of our manufacturing share in the GDP and of course the PMI data that comes out on a month-on-month basis? There is no doubt that the electronics sector in the last few months and a year or two has done very well. But it has of course benefited from the PLI scheme. It has also benefited from some of those factories that have been set up by Apple and Samsung in India. But the important point to be noted here is that the bulk of this electronic goods is driven by only one item, which is the mobile phones. So therefore, a comprehensive increase in India's electronics output need to be a little more diversified to make it more sustainable in going forward, and it needs not be so dependent on just one item. It needs, because electronics is not just about mobile phones. So therefore, while this is an excellent development to be welcome, but for the electronics sector's growth sustainability, it needs to be, its base needs to be widened to include many more items which can create more jobs, create more exports and create more domestic production. So you're talking about batteries, display units, circuit boards. So many things. I mean, for example, the components. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट लॉन्च की। ये त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल सितंबर 2024 में भारत के कुल व्यापार में 2023 की इसी अवधि की तुलना में 5.67% की वृद्धि हुई। इसमें निर्यात में 5.23% और आयात में 6.07% की वृद्धि हुई। India's fiscal deficit stood at 13.47 lakh crore rupees in April to February period, accounting for 85.8% of the 15.7 lakh crore rupees full year target. Data from the Ministry of Finance showed today. Total receipts stood at 25.46 lakh crore rupees, while overall expenditure in the April to February was at 38.93 lakh crore rupees. These figures were 80.9% and 82.5% of this fiscal year's budget target. Tax revenue was around 20.16 lakh crore rupees and non-tax revenue was 4.93 lakh crore rupees.
In the annual budget in February, India revised lower its fiscal deficit target for the current financial year to 4.8% of GDP and aimed to further narrow it to 4.4% in the fiscal year 2025-26. Very briefly, how do you see your debt to GDP ratio right now? Well, the debt to GDP ratio is set to come down because the size of the economy has grown. And even as a matter of the fiscal deficit target that is supposed to be 4.8% for the current financial year ending in 2 days' time, probably will come down further to maybe around 4.7% for the same reason that I mentioned, that the size of the Indian economy, which is the denominator, has increased. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में वार्षिक आधार पर 2.9% बढ़ा। ये वृद्धि इस दौरान 8 कोर सेक्टर में से 6 में वृद्धि के कारण हुई। इस दौरान सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, बिजली, कोयला और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सीमेंट उत्पादन में 10.5% की वृद्धि हुई, उर्वरक में 10.2% की वृद्धि हुई, इस्पात उत्पादन 5.6% बढ़ा, बिजली में 2.8% की वृद्धि हुई और कोयला उत्पादन 1.7% बढ़ गया। हालांकि पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन केवल 0.8% इस दौरान बढ़ा। इसके विपरीत प्राकृतिक गैस उत्पादन में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 6% की कमी आई। कच्चा तेल उत्पादन में इस वर्ष फरवरी में 5.2% कम रहा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सम्मिलित वस्तुओं का 40.27% हिस्सा देश के 8 प्रमुख उद्योग के उत्पादन पर निर्भर है। यहाँ पर एक भी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगा, कोर सेक्टर के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, कोर सेक्टर के जो आंकड़े जो हैं, जैसे आपने भी कहा कि इनकी जो वेट जो है टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में करीब 40% की है। तो अगर कोर सेक्टर की जो वृद्धि दर अगर 3% के करीब हुई तो मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, उसमें उसका ये दर्शाता है कि शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी थोड़ा बहुत सहमा हुआ होगा और जो वृद्धि दर को हमें और भी बढ़ाना होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोर सेक्टर की जो हमारी जो एक बहुत बड़ी एक अहमियत जो है उसको मैं और भी समझ के जो इकोनॉमी की जो इसकी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो हैं उसको और भी तेज करनी होगी। In more news, India's forex reserves rose by $4.5 billion, reaching over $658.8 billion in the week ending March 21st. According to the weekly statistical supplement released by RBI during the last week, gold reserves increased by over $2.8 billion, totaling over $77.27 billion. Foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by over $1.6 billion to over $558.8 billion. Can we link this with the gold story? Because gold per troy ounce is more than $3,000 now. Is that the real reason why the gold valuation is the valuation increase? It is not that we have got more gold. Because of the international prices going up, so the gold valuation has gone up, so our reserves have also gone up. But apart from that, even there is more money coming in because of the FPIs that started bringing in money. चलें सराफा बाजार भी चल ही लेते हैं और ताज़ा जानकारी सोने के मूल्यों की आज दे देते हैं, जिसकी चमक आज तेज दिखी है समाचार तैयार किए जाने तक। भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.52% बढ़त के साथ 89,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 0.24% बढ़त के साथ 1,01,910 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। MCX में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 25 आपूर्ति वाला सोने का मूल्य 0.61% ऊपर चल रहा था। Moving on to the crude oil market, oil prices rose today and were set for a third weekly gain as the US ramped up pressure on Venezuela and Iran. Brent crude was trading over 0.1% up at $74.16 per barrel. WTI crude was also trading almost 0.2% up at $70.05 per barrel when reports last came in. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end the last trading day of the financial year 2024-25 with modest losses. Sensex drops over 190 points. Nifty closes at 23,519. Cabinet approves the electronics component manufacturing scheme for boosting manufacturing of electronic goods in India and making the country Atmanirbhar in the electronic supply chain. And India's foreign exchange reserves rise by $4.5 billion to over $658 billion during the last week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.